Hi everyone, welcome back to the lectures of business studies. सर हम ऑलरेडी पढ़ रहे थे हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल्स और हमने लास्ट लेक्चर तक 6 प्रिंसिपल्स पढ़ लिए थे. तो एक बार जरा वापस उन सारे प्रिंसिपल्स पे चलते हैं और समझ लेते हैं कौन कौन से प्रिंसिपल्स हम पढ़ चुके हैं. ठीक है सर. तो 3 DAD हमने एक लेक्चर में करे, विच इज डिविजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिसिप्लिन. लास्ट लेक्चर में हमने 3 और पढ़े, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन और सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट ओवर जनरल इंटरेस्ट. ठीक है सर. आज हमने शुरुआत करनी है रेम्यूनरेशन से. ठीक है, प्लीज राइट डाउन द हेडिंग रेम्यूनरेशन. ये है आपका 7th प्रिंसिपल. रेम्यूनरेशन. साहब रेम्यूनरेशन का मतलब जो हम कॉम्पेंसेशन अपने एम्प्लॉइज को देते हैं, जो सैलरी हम अपने एम्प्लॉइज को देते हैं, वो कैसे डिसाइड होनी चाहिए. ठीक है, समझते हैं साहब. रेम्यूनरेशन एम्प्लॉय पॉइंट ऑफ व्यू से फेयर होनी चाहिए. फेयर का मतलब साहब एक लेवल होता है, यानी कि एक लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर उसके फिक्स्ड होंगे, जो उसके खाने का खर्चा निकालेंगे, घर में अगर वो रेंट देता है, ठीक है जी, बच्चे होंगे अगर मेरे एम्प्लॉय के तो उनकी स्कूल की फीसें होंगी. तो एक मिनिमम लेवल उसका खर्चा तो फिक्स्ड है. उसके बाद कोई कंटिजेंसी हो सकती है, यानी कि वो कभी बीमार पड़ सकता है, उसको कभी किसी और को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ सकता है. साहब वो कहीं दान करना चाहता है कोई पैसा, तो मेरे जरूरी खर्चे निकालकर उसके ऊपर भी कुछ डिस्पोजेबल इनकम उसके पास होनी चाहिए. ठीक है, तो इस तरीके से आप एक फेयर कॉम्पेंसेशन या रेम्यूनरेशन डिसाइड करेंगे. ठीक है, लिखते हैं इसके बारे में. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, overall pay and compensation should be fair. साहब फेयर होनी चाहिए किस किस के लिए? एम्प्लॉय के लिए भी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी. फेयर टू बोथ एम्प्लॉइज एंड organization. ठीक है जी. पॉइंट नंबर ए, द रेम्यूनरेशन should be just and fair to everybody. It should be just and fair to everybody. अब just and fair का मतलब समझते हैं. Employees should be paid. Employees should be paid wages which should give them at least a reasonable standard of living. A reasonable standard of living. साहब उनको एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अगर नहीं मिलेगा, अगर वो जो कमा रहे हैं मेरे पास आकर वो सारा दिन काम करते हैं, अगर उनको जो मैं कॉम्पेंसेशन दे रहा हूं उनसे उनके अगर खर्चे पूरे नहीं हो रहे, अगर उसको कर्जा लेना पड़ रहा है किसी से अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए, तो मन लगा के मेरे पास काम कैसे करेगा. ठीक है. सेकेंड, एट द सेम टाइम it should be within the paying capacity of the company.
साहब कंपनी के बस की भी तो होनी चाहिए कि वो उतना पे कर पाए। यानी कि अगर कंपनी जितनी पेमेंट दे रही है उतने का बेनिफिट एम्प्लॉय से नहीं ले पा रही है तो साहब कंपनी ज्यादा दिन तक खुद नहीं चल पाएगी, कंपनी को बंद होना पड़ेगा। ऐसा कब हुआ सर? साहब किंगफिशर का केस हमने सुना है, किंगफिशर एयरलाइंस। क्या हुआ था साहब उसमें? सब हुआ ये था कि हमने कोशिश की कि कस्टमर्स को हम बहुत ज्यादा बेनिफिट्स दें और कम से कम कॉस्ट में दें। तो साहब जब तक किंगफिशर एयरलाइंस चलती थी उनकी सर्विसेज बहुत ही बेहतरीन और लग्जूरियस होती थी। यानी कि इकोनॉमी क्लास में हर एक सीट पर स्क्रीन होता था, जो कि जनरली इकोनॉमी क्लास फ्लाइट्स में नहीं होता। इकोनॉमी क्लास को भी उन्होंने टीवी स्क्रीन्स दिए, प्लस उनकी जो एयर हॉस्टेस थी वो तकरीबन 3 या 4 गुना ज्यादा सैलरी पर हायर की गई, बिकॉज उनको स्पेशली फॉरेन जो भी आपको होस्टेसेस चाहिए थी। तो साहब इस चक्कर में हुआ क्या कि कंपनी ने अपने खर्चे इतने ज्यादा बढ़ा लिए कि उसकी रिकवरी हो नहीं पाई। अल्टीमेटली कंपनी बंद हो गई। शुरुआत में तो बहुत अच्छी रेम्यूनरेशन दी उन्होंने, फिर उसके बाद कई महीनों तक 6-8 महीनों तक लोगों को सैलरी नहीं दी, ना पायलट्स की सैलरी ना क्रू की सैलरी। अल्टीमेटली सब धरने पे आ गए, फिर किंगफिशर बंद हो गई। ठीक है साहब, तो इसलिए इट शुड बी विद इन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी। बी पॉइंट। फायदा क्या होगा इससे? इट विल इंश्योर प्लेजेंट एटमॉस्फेयर and good relations between workers and management. Between workers and management. एग्जाम्पल लिख लेते हैं सर इसका। एग्जाम्पल, a company earning higher profits should share some part of profits, सब कुछ मुनाफा बांटना भी चाहिए with the employees in the form of bonus। जैसे दिवाली बोनस वगैरह हम देते हैं, तो वो क्या है कि कंपनी ने मुनाफा कमाया, हम उस मुनाफे को आपके साथ बांट रहे हैं, सो दैट यू फील कनेक्टेड टू द ऑर्गेनाइजेशन, कि ऑर्गेनाइजेशन उतनी ही आपकी है जितनी वो मालिक की है। ठीक है। C, advantages फायदे, हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन। हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन, साहब हमारे एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहेंगे हर वक्त। नेक्स्ट इज कॉर्डियल रिलेशनशिप between employees and management, between employees and management। क्लियर? और क्या फायदे हैं साहब? आपके एम्प्लॉइज और ज्यादा कमिटेड होकर अब काम करेंगे। एम्प्लॉइज will become committed towards the organization एक तो ऑर्गेनाइजेशन को लेकर वो लोग बहुत ज्यादा
कमिटेड हो जाएंगे। और क्या फायदे दिखते हैं साहब? एंड वर्क भी बोल सकते हैं हम, काम को लेकर भी और ज्यादा कमिटेड हो जाएंगे। ठीक है जी, लिखो, देन वी विल मूव ऑन। चलें आगे साहब, नेक्स्ट प्रिंसिपल पे चलेंगे। और नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारा कहता है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। साहब सेंट्रलाइजेशन क्या होता है? सेंट्रलाइजेशन मींस आपकी ऑर्गेनाइजेशन की डिसीजन मेकिंग पावर को इकट्ठा कर देना, एक जगह से सारे डिसीजन होंगे। एक जगह का मतलब एक आदमी या एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइज होता है कि लोगों को हम रिस्पॉन्सिबिलिटी बांट देंगे, आप डिसीजन लोगे सारे के सारे प्रोडक्शन के, आप डिसीजन लोगे सारी की सारी मार्केटिंग के। ठीक है, तो फायदा नुकसान दोनों का है सर। सेंट्रलाइजेशन के कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है, डिसेंट्रलाइजेशन के कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है। इसलिए दोनों का बैलेंस अगर आप रखेंगे तो वो आपके एक ऑप्टिमम सिचुएशन है कि कुछ पावर्स आप नीचे दे दो, यानी कि कुछ पावर्स को डिसेंट्रलाइज कर दो, कुछ आप अपने पास रखो, उनको सेंट्रलाइज्ड ही रखो। ये एक सही तरीका है ऑर्गेनाइजेशन को चलाने का या ऑर्गेनाइजेशन का वर्किंग का। ठीक है, लिखते हैं साहब हेडिंग सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। लिखेंगे इसके बारे में, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल there should be proper centralization and decentralization of powers in an organization। एक ऑर्गेनाइजेशन में साहब पावर्स का जो विभाजन है, विभाजन क्या होता है साहब? डिसेंट्रलाइजेशन। और एक्यूमुलेशन विच इज सेंट्रलाइजेशन, वो ठीक तरीके से होना चाहिए, यानी कि दोनों की जरूरत है आपको, किसी एक से काम नहीं चलेगा। ठीक है, लिखेंगे पॉइंट ए सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू, सेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू द concentration of decision making authority, concentration of decision making authority। B, decentralization refers to the evenly distribution of authority at all levels of management। सब उसको बांट देना हर लेवल पर, और दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। सब इक्वली इंपॉर्टेंट क्यों है? डिसेंट्रलाइजेशन का सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है? मान लीजिए आपके बॉस हैं, वो मैनेजर है, सारी अथॉरिटी उनके पास है, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी उनके पास है। अगर वो कुछ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी अपने नीचे दे दे तो साहब नीचे वाला
मोटिवेट होता है क्योंकि अब उसके पास डिसीजन मेकिंग पावर है। जैसे ही आपके पास अथॉरिटी आती है वैसे ही आप रिस्पॉन्सिबल फील करने लगते हैं। अभी अभी हमने पढ़ा साहब अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे ही आपको अथॉरिटी मिलेगी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप आ जाएगी। यू विल फील रिस्पॉन्सिबल फॉर योर वर्क। ठीक है, सी पॉइंट लिखेंगे। देयर इज अ नीड टू बैलेंस centralization and decentralization। पहले लिख लेते हैं centralization through retention of ultimate decisions making power, retention of ultimate decision making power by the manager and decentralization through giving some powers to the subordinate employees। लिखो साहब इसको पहले, फिर इसको डिस्कस करते हैं। तो क्या कहता है ये? देयर इज अ नीड, साहब जरूरत क्या, जरूरत है किस चीज की? टू बैलेंस सेंट्रलाइजेशन थ्रू रिटेंशन ऑफ अल्टीमेट डिसीजन पावर। सर अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग पावर यानी कि मैनेजर को इंपॉर्टेंट डिसीजंस डेलीगेट नीचे के लोगों को नहीं देने चाहिए। वो काम तो अभी भी उसी मैनेजर को करना चाहिए और उसके बाकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं वो सारी की सारी नीचे लोगों को दे देनी चाहिए कि साहब इसका डिसीजन आप खुद करोगे, मेरे से बार बार पूछने मत आना। इससे क्या होगा? उसके पास डिसीजन मेकिंग पावर है तो वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करेगा और आपका जो मैनेजर है वो अपने वर्कलोड को थोड़ा सा शेयर भी कर पाएगा। ठीक है, डी पार्ट लिखेंगे। द डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन and decentralization depends upon various factors। लिख लेते हैं कुछ factors such as experience of superior, ability of subordinate, size of the organization। लिखेंगे साहब इसको। ठीक है जी, तो क्या लगता है साहब डिसेंट्रलाइजेशन कहां पर ज्यादा होता होगा? बड़ी कंपनीज के अंदर। ठीक है, जितनी छोटी कंपनी होगी उतनी सेंट्रलाइज्ड होगी, वो डिसीजन एक ही जगह से होते होंगे सारे के सारे। ठीक है, लिखेंगे इसके बारे में। बिगर द ऑर्गेनाइजेशन मोर decentralized it becomes।
ठीक है। अब डिसेंट्रलाइजेशन के नुकसान भी हैं। टू मच डिसेंट्रलाइजेशन कैन लीड टू लॉस ऑफ कंट्रोल बाय टॉप मैनेजमेंट। साहब मैनेजमेंट का कंट्रोल लूज हो जाता है कंपनी पर। ठीक है। और क्या दिक्कत है साहब डिसेंट्रलाइज की वजह से? साहब डिसेंट्रलाइजेशन को बहुत ही अच्छे कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। ठीक है, यानी कि देयर कैन बी miscommunication between decision making parties। टू मच सेंट्रलाइजेशन। सर सेंट्रलाइजेशन बड़ी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो आप, बड़ी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचो, एक यूएस की कंपनी है जिसका एक सब्सिडरी ऑफिस दिल्ली में खुला हुआ है। अगर उसको एक परचेज ऑर्डर देना है किसी कंपनी को कि साहब हमको इतना माल खरीदना है, तो सेंट्रलाइज्ड का मतलब कि डिसीजन कौन लेगा? अल्टीमेट बॉस जो यूएस में बैठा है। यानी कि मेरे पास कोई डिसीजन मेकिंग पावर है ही नहीं दिल्ली में बैठे बैठे। मुझे प्रपोजल लेकर यूएस दे भेजना पड़ेगा, वो वहां से अप्रूवल आएगा, तब जाके मैं ऑर्डर प्लेस कर सकता हूं। साहब क्या इशू है इसमें? इसमें इशू है बहुत ज्यादा डिले होता है काम में। आपको हर चीज के लिए ऊपर तक जाना पड़ता है, वहां से अप्रूवल लेना पड़ता है, तब जाके काम होता है। ठीक है जी, लिखेंगे लीड्स टू डिले इन वर्क। ठीक है। एडवांटेजेस लिखेंगे, एडवांटेजेस ऑफ बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। एडवांटेजेस ऑफ, यानी कि ना ये सेंट्रलाइजेशन के एडवांटेजेस हैं ना ये डिसेंट्रलाइजेशन के हैं। दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। Quick decision making at middle and operational level। जो हमने 3 लेवल बात किए थे ना, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड ऑपरेशनल लेवल, जिसको हम लो लेवल भी बोलते हैं। तो साहब डिसीजन मेकिंग फटाफट होती है, ऊपर वाले का काम थोड़ा सा कम हो जाता है। डिक्रीज इन वर्कलोड ऑफ द सुपीरियर। साहब सुपीरियर थोड़ी सी अथॉरिटी और थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर लेता है। वर्कलोड ऑफ सुपीरियर्स। इंक्रीज इन द मोटिवेशन ऑफ सबऑर्डिनेट्स, क्योंकि उनको अथॉरिटी मिल जाती है। ठीक है। और फिर सेंट्रलाइजेशन का रिटेंशन ऑफ अल्टीमेट पावर। अल्टीमेटली पावर किसके हाथ में है? विद द टॉप मैनेजमेंट। ताकि मिसयूज ना हो। ठीक है जी, लिखेंगे सर। अब अगला हमारा जो है वो हमने डिस्कस करना है स्केलर चेन। अगला प्रिंसिपल ये समझ में आ गया हमको? चले आगे।
क्या होता है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन? सेंट्रलाइजेशन होता है कंसोलिडेशन और फोकसिंग ऑल द डिसीजन मेकिंग पावर्स एट वन प्लेस। डिसेंट्रलाइज्ड बांटना, यानी कि उन पावर्स को नीचे की तरफ बांटो। तो साहब कौन सी पावर्स हैं जो बांट सकते हैं? मैनेजरियल लेवल यानी कि मिडिल लेवल और ऑपरेशनल लेवल की पावर्स को बांट दो। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर और जो भी आपके फाइनेंशियल पावर्स हैं वो बांट दो। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के काम है उनको आप नीचे डेलीगेट नहीं करोगे, उन डिसीजन मेकिंग पावर्स को नीचे डेलीगेट नहीं करोगे, वो अभी भी सेंट्रलाइज्ड रहनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट नंबर कौन सा है हमारा स्केलर चेन का? 10th 9th। स्केलर चेन साहब इसको बोलते हैं हम चेन ऑफ कमांड। दिस इज ऑल्सो नोन एज चेन ऑफ कमांड। लिखते हैं फिर समझेंगे इसको। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, जो हमने हायरार्की पढ़ी थी, तो बोलता है वो हायरार्की को फॉलो करना है, आपने उसके थ्रू जाना है। ठीक है, किसी भी एप्लीकेशन को या ऑर्डर को फॉलो करते वक्त। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव a chain of authority to the lowest level of organization। साहब इसको ऐसे समझते हैं हम कि ये है मिस्टर ए, इनके नीचे दो लोग हैं बी और सी, अब इनके नीचे हैं डी ई, इस तरीके से काम चल रहा है। ठीक है, और ये है एफ जी। तो अगर ए को डायरेक्शन देनी है तो वो बी को देगा। ठीक है, बी को डायरेक्शन देनी है तो वो डी को देगा, डी को डायरेक्शन देनी है तो वो ई को देगा। ई को अगर किसी से कम्युनिकेट करना है तो वो सिर्फ डी से कम्युनिकेट करेगा, डी विल कन्वे इट अबव, वो डी आगे कन्वे करेगा। ई को अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो सीधा अपने सीनियर से जाके बात करे। तो आप कभी भी चेन ऑफ कमांड को तोड़ नहीं सकते एक्सेप्ट वन एक्सेप्शन, मतलब एक्सेप्ट इन वन केस। ठीक है, इसकी एक एक्सेप्शन है, वो हम डिस्कस करेंगे, पहले लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ चेन ऑफ अथॉरिटी to the lowest level of organization। ठीक है, आगे this chain of authority should run from top to bottom and should be followed by managers and subordinates। सब ये फॉलो होनी चाहिए बिल्कुल पूरे अच्छे तरीके से। ठीक है, दिस चेन ऑफ अथॉरिटी should run from top to bottom and should be followed by managers and subordinates। यानी कि ये डिजाइन, ये जो चेन है, ये चेन डिजाइन और डिफाइन करती है अथॉरिटी किसकी किस पर है। साहब यहां पर देखो तो बी का सबऑर्डिनेट कौन है? डी। डी का सबऑर्डिनेट कौन है? ई। अगर मैं डी और एफ की बात करूं, क्या एफ डी का सबऑर्डिनेट है? नहीं। क्या डी एफ का सबऑर्डिनेट है? वो भी नहीं। तो क्या है डी और एफ का रिलेशनशिप? सब दे आर पीयर्स। जो सेम लेवल पर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पीयर्स। ठीक है, लिखेंगे इसके बारे में आगे।
Scalar chain is crucial to ensure यूनिटी ऑफ कमांड। ये बहुत जरूरी है जो हमने पढ़ा था। यूनिटी ऑफ कमांड इंश्योर करता है स्केलर चेन एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। सब एक्सेप्शन मैंने बोली थी, ये है एक्सेप्शन जहां पर अगर अर्जेंसी है, अगर इमरजेंसी सिचुएशन है तो पीयर्स आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। इस सिचुएशन को हम बोलते हैं गैंग प्लैंक। लिखते हैं इसके बारे में, गैंग प्लैंक। It is a situation in which peers, यहां पे मैं लिख लेता हूं D and F था, E था, D and F, can communicate directly without going through the scalar chain। स्केलर चेन के थ्रू उनको जाना जरूरी नहीं होता, वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है साहब। अब अगर मैं बात करूं एडवांटेजेस की, तो एडवांटेजेस ऑफ स्केलर चेन क्या है? सबसे बड़ा एडवांटेज साहब यूनिटी ऑफ कमांड का ही है कि यहां पर भी अगर ई की बात करें साहब, ई का बॉस डी, डी का बॉस बी, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि ई का बॉस बी भी है, ई का बॉस ए भी है। अब अगर डी काम ई को ऑलरेडी दे ही रहा होगा साहब, अगर बी भी देना शुरू हो जाए, डायरेक्टली उसको काम देना, ए भी देना शुरू हो जाए, फिर वही तो प्रॉब्लम हो गई जो हमने यूनिटी ऑफ कमांड में पढ़ी थी कि साहब बॉस एक ही होना चाहिए। अगर दो दो लोग इंस्ट्रक्शंस देंगे तो फिर वो किसकी सुने? ठीक है। तो स्केलर चेन सबसे बड़ी चीज इंश्योर करता है विच इज यूनिटी ऑफ कमांड। एडवांटेज लिखेंगे साहब इसका, एडवांटेजेस, पॉइंट्स लिख लेते हैं। दिस विल बी ए बी सी डी एंड दिस विल बी ई। Scalar chain ensures unity of command. It ensures unity of command. It maintains clear lines of authority and responsibility. Clear lines of authority and responsibility are maintained, लिख देते हैं, are maintained। ठीक है जी। अगला, better relations between superior and subordinate। सबॉर्डिनेट और सुपीरियर के बेटर रिलेशंस होंगे। ठीक है। और यूनिटी ऑफ कमांड का फायदा तो आपको मिलेगा ही। इसके बाद ऑर्डरली एंड स्मूथ फ्लो ऑफ ऑपरेशंस। ऑर्डरली एंड
स्मूथ फ्लो ऑफ ऑपरेशंस। सब ये ना मिलिट्री ऑपरेशन का तरीका होता है बेसिकली। मिलिट्री ऑपरेशन में आप कभी भी किसी भी पॉइंट पर चेन ऑफ कमांड को नहीं तोड़ सकते। किसी भी अप्रूवल के लिए चेन ऑफ कमांड को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन ना इसका फिर इशू ये भी है कि हमने गैंग प्लैंक बोला तो हुआ है, लेकिन सिर्फ पियर लेवल पे है, ऊपर जाने का तरीका नहीं है। तो स्केलर चेन जहां पर रिजिडली फॉलो होती है, जैसे कि सरकारी कामों में स्केलर चेन ही फॉलो होती है कि अगर फाइल ऊपर तक जानी है तो वो पूरे प्रॉपर चैनल से जाएगी। इन दैट केस बहुत ज्यादा डिले होता है कामों में। ठीक है, हमको पता ही है साहब हमारी सरकार कितनी जल्दी जल्दी काम करती है। हालांकि कुछ सालों से तो बेटर है। इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें तो नाउ एवरीथिंग इज ऑन ई फाइलिंग पोर्टल। तो हम ई फाइलिंग पोर्टल पर लाने का वजह ही क्या है कि साहब चेन को खत्म करो बीच में। हम असेसी से सीधा डिपार्टमेंट ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू कम्युनिकेट करता है। ठीक है, तो साहब आज हमने कौन कौन से 3 प्रिंसिपल्स पढ़े, जरा फटाफट डिस्कस कर लेते हैं हम उनको। सबसे पहले हमने पढ़ा रेम्यूनरेशन। हमको अपने एम्प्लॉइज को एक फेयर रेम्यूनरेशन देनी चाहिए जिससे वो अपने खर्चे पूरे कर पाए, और अगर कंपनी मुनाफा कमा रही है तो उस मुनाफे का कुछ हिस्सा बोनस की फॉर्म में एम्प्लॉइज को देना भी चाहिए। इससे उनका मोटिवेशन बढ़ेगा। ठीक है, और वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए और ज्यादा कमिटेड हो जाएंगे। सेकंड था जी सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब फोकस ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर्स एट वन प्लेस, और डिसेंट्रलाइजेशन उन्हीं पावर्स को बांटने को बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। सो देयर शुड बी अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स। सब इसके फायदे क्या क्या है? फायदे सबसे बड़े ये होंगे कि जो मैनेजर ओवरबर्डन्ड है वो अपना काम नीचे दे पाएगा क्योंकि वो अथॉरिटी भी नीचे दे रहा है। दूसरा, सब जो एम्प्लॉय है वो और ज्यादा कमिटेड और इन्वॉल्व हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन में क्योंकि आप उसको और अथॉरिटी दे रहे हैं। ठीक है, और अल्टीमेट रिटेंशन कहां पर होगी पावर की? वो अभी भी टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास ही होगी, विच इज द आप सेंट्रलाइजेशन कॉन्सेप्ट। ठीक है, कि आप अपनी अल्टीमेट पावर्स को डिसेंट्रलाइज नहीं करेंगे। एंड लास्ट हमने पढ़ा साहब स्केलर चेन। स्केलर चेन बोलता है आपको अगर कोई भी काम करना है इट शुड गो थ्रू अ प्रॉपर चेन ऑफ कमांड। यानी कि अगर आपने यहां पर कमांड चेन डिसाइड की हुई है ए बी डी और ई की, तो ए ऑर्डर देगा सिर्फ और सिर्फ बी को, बी देगा डी को, डी देगा ई को। आप इस चेन को कभी किसी पॉइंट पे नहीं तोड़ सकते सिवाय एक एक्सेप्शन के। अगर इमरजेंसी का केस है तो उस केस में एक बंदा अपने लेवल के दूसरे बंदे के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, यानी कि डी के साथ एफ कम्युनिकेट कर सकता है अगर इमरजेंसी है तो। इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं गैंग प्लैंक। ठीक है साहब, इसके फायदे क्या होते हैं? सबसे बड़ा फायदा तो यह होता है कि यूनिटी ऑफ कमांड बना रहता है। एक आदमी का एक ही बॉस है, ठीक है, तो उसको कंफ्यूजन नहीं होता है। दूसरा, बेटर रिलेशनशिप बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट, clear lines of authority and responsibility and orderly and smooth flow of operations। ठीक है साहब, आज के लिए इतना ही। We'll take this up in the next class. Till then, thank you. Bye.